नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ जो है वो ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। मतलब एक तरफ चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो है राजनीतिक पार्टियों और खास करके विपक्षी पार्टियों के तमाम नेताओं के ऊपर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है, जिसको लेकर के विपक्ष का यह कहना है कि बीजेपी जो है वो ईडी के माध्यम से विपक्षी पार्टियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और वो चाह रही है कि किसी भी तरीके से विपक्षी पार्टियों को परेशान किया जाए, ताकि जो भी उनका 400 पार का एक बढ़त जो एक आंकड़ा है उसको पूरा किया जा सके। और पूरा का पूरा जो ये मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ परेशान करना है। जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले कई दिनों में आम आदमी पार्टी के कई नेता जो है शराब घोटाले के मामले में ईडी की हिरासत में हैं और कईयों के ऊपर मामला चल रहा है। हालांकि ये पूरा मामला 2 साल से चल रहा है, लेकिन 2 साल के बाद भी अब तक किसी के ऊपर कोई भी आरोप जो है वो सिद्ध नहीं हुआ है। और शायद आरोप की कमी की वजह से ही संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, उन्हें अब जमानत मिल गई है और अब बारी ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की है। तो तमाम तरह की जो आजकल जो देश के अंदर जिस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है और ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद साहब मौजूद हैं। जवाद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि अभी जो देश में जो माहौल चल रहा है और जिस तरीके की राजनीति हो रही है और खास करके ईडी की कार्रवाई पर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, तो इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो नियाज बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, अभी जो है अरविंद केजरीवाल साहब को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है और इंडिया अलायंस का एक मजबूत जो है वो पिलर है। जी। थोड़ा सा अगर पीछे आप जाएंगे, करीब 1 से 1.5 साल पहले आप देखेंगे जब ये सुगबुगाहट चालू हुई कि जो है विपक्षी सारे दल जो है वो एक साथ आ सकते हैं, तब से लेकर के आज तक 1.5 साल से 2 साल के अंदर अंदर धीरे धीरे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने शिकंजा कसना चालू हुई। स्टार्टिंग होती है कर्नाटक के अंदर चुनाव जब हारती है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका होता है क्योंकि मौजूदा सरकार चली गई। उसके बाद हिमाचल के अंदर झटका लगता है, सरकार चली गई, बनी हुई सरकार। दिल्ली के अंदर एमसीडी के जब इलेक्शन होते हैं, एमसीडी के अंदर से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है। और जहां जहां गठबंधन देखने को आया, चाहे बिहार के अंदर अलायंस हुआ, उसके बाद आपको पता होगा महाराष्ट्र के अंदर अलायंस हुआ, फिर झारखंड के अंदर अलायंस हुआ, जहां जहां देखा भारतीय जनता पार्टी ने कि अलायंस जहां पर हो जा रहा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हासिल हो जाती है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट मुकाबला होता है, चाहे क्षेत्रीय पार्टी जहां पे डायरेक्टली हो, चाहे आप जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हो, तो उसको एक बढ़त एज हासिल हो जाती है। चाहे गुजरात भी ले लें, चाहे हरियाणा ले लें, तो चाहे आप जो है दूसरे स्टेट ले लें। लेकिन अब की परिस्थिति ऐसी हुई है कि जब से राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट करी थी, उसके बाद से लोगों के अंदर एक जो है पॉजिटिव मैसेज गया जी। लोगों के बीच, जहां पर लगता था कि विपक्ष खत्म हो गया। जब वो भारत जोड़ो राहुल गांधी ने यात्रा चालू करी, तो विपक्ष के जितने भी दल थे जो बीजेपी से या आरएसएस से अपनी जो है थोड़ी सी दूरी बनाए रखते थे और उनके साथ जो है अलायंस नहीं करते थे, उनके अंदर एक उम्मीद जागी कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के 100 मतलब इतनी पुरानी पार्टी इंडिया की, उसका एक लीडर निकल करके पैदल पूरे भारत का भ्रमण कर लेता है। तो लोगों के बीच एक उम्मीद जागी और लोगों के बीच चर्चा चालू हो गई। जी। जो इधर 5-6 साल से चर्चा बंद थी, चाहे आप मीडिया के अंदर देखें, जो मोदी मैं चलता रहता था, उसको सबसे बड़ा डेंट जो है वो भारत जोड़ो यात्रा से लगा और लोगों के बीच एक उम्मीद नजर आई। फिर उसके बाद अलायंस हुआ। तब से लेकर के अब तक आप ईडी की कार्रवाई देखेंगे, तमाम जितने भी विपक्षी दल के नेता थे, उन सब के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने काम करना चालू करा और दबाव डाले, केसेस पुराने दबाव डाले कि या तो माई वे या फिर हाईवे, यानी आप जेल के अंदर जाएंगे या आप हमारे साथ होंगे। तो तमाम जितने विपक्षी दल, चाहे टीएमसी हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, चाहे जो है समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे बसपा हो गई, चाहे राजद हो गई, जेडीयू हो गई, सब जितने भी छूट छूट करके जिनके ऊपर दबाव बन गया, जो डर गया, मैं तो बार बार कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के घर गया और उनका बड़ा स्वागत हुआ। और जहां नहीं हुए वहां पर उन्होंने धन बल से जो है वहां पर सरकार तोड़ी। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि दिल्ली के अंदर अलायंस मजबूत हुआ है, 7 सीटें दिल्ली से आती हैं और लगातार 2 टर्म से सूपड़ा साफ कर रही थी,
दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी, अब वो मौजूदा स्थिति नहीं है। अब आप लगा हुआ दिल्ली से लगा हुआ मैसेज देखें, आप हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर 7 सीटें, हरियाणा के अंदर 10 सीटें। और हरियाणा के अंदर अभी क्या परिस्थिति बनी हुई है, सबसे ज्यादा चहीते मुख्यमंत्री मोदी जी के सबसे अच्छे दोस्तों में चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब को जो है उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज करके उनसे कहा कि भाई चलो अब चलते बनो, तुमसे जो है हमें अब कोई उम्मीद और तवक्को नजर नहीं आ रही, उनको हटा दिया ठीक है एन चुनाव से पहले। गजब सी बात है, मतलब हैरत अंगेज बात है। उसके बाद देखिए गुजरात में लगातार मुख्यमंत्रियों का बदला जाना। उसके बाद जो है आप अभी देखेंगे वसुंधरा राज सिंधिया जी को जो है बिल्कुल एकदम से इग्नोर करना जाना, उनको तो खुद शौक था उनके लिए कि नाम किसका आ गया। उसके बाद आप देखिए शिवराज सिंह चौहान ने इतनी मेहनत करी तो उनको क्या मिला, रमन सिंह को जो है वो शायद स्पीकर बना दिया गया। तो ये तमाम जगह पे जब चीजें ऐसी महसूस हुई और फिर आरएसएस ने एक अपना जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहा कि अभी जो है माननीय नरेंद्र मोदी साहब के चेहरे के ऊपर जो है वो चुनाव नहीं जीता जा सकता, तो उसको लेकर के अजीब सी बेचैनी जो है शीर्ष नेतृत्व में आई। और उन्होंने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का लगातार जिस तरीके से एक अलग से विपक्षी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नजर आती है देखने को, उसको लेकर के लोगों के बीच आपत्ति और सहमति, और इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को जमीन के ऊपर बहुत हो रहा है। रातों को नींद नहीं आ रही, 18-18 20-20 घंटे काम करने के बाद सुना है 24-24 घंटे काम कर रहे, सो ही नहीं रहे। लेकिन वही वही तो आप जवाद साहब, सवाल वही है कि जो मोदी सरकार ये कहती है कि हमने विकास किया, जो मोदी सरकार ये कहती है कि भारत का विश्व में डंका बज रहा है, भारत विश्व गुरु बनने की राह पर आगे अग्रसर है, विदेशों में भारत के चर्चे हो रहे हैं, वो मोदी सरकार आखिर मुद्दों से भटक करके ईडी का सहायता ले रही है और कहीं ना कहीं हिंदुत्व को आगे किया जा रहा है, राम मंदिर को आगे किया जा रहा है। आखिर जब आपने ये दावा किया कि आपने देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाया है, तो फिर आप विकास के नाम पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? विकास के नाम पर आप चुनावी प्रचार क्यों नहीं करते? आखिर ये सब फिर नहीं, आगे करने की क्या जरूरत है? अब वो कह रहे हैं कि पूरे विश्व में डंका बज रहा है। बिल्कुल बज रहा साहब, मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं उसका डंका पूरे विश्व में भारत के लिए बज रहा है। इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत का पहला स्थान है, पूरे देश में पूरे विश्व में जो है भारत का डंका बज रहा है। अकलियतों के साथ क्या हो रहा है, 62% जो है उनके ऊपर हमले ज्यादा हो गए, पूरे विश्व में जो है भारत का डंका बज रहा है। डॉलर और रुपए का कंपैरिजन कर लीजिए, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। पेट्रोल और डीजल, घरेलू गैस के बढ़ते दामों की जो महंगाई दर है वो मिला लीजिए कहां बढ़ रही है सबसे ज्यादा। अच्छा, चीन के मुद्दे पर पूरे विश्व में जो है भारत का डंका बज रहा है, किस तरीके से चीन जो है लगातार इंटरफेरेंस कर रहा है उसके ऊपर डंका बज रहा है। ये सारी बातें जो है वो डंका बजा रही है। और आप देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचारी जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहे हैं, अभी एक तमाम मैं जगह अपडेट दे डंका बज देता रहा हूं है। जवाद साहब कि चीन ने लगभग 30 जगहों का नाम बदला है, और वो जी अरुणाचल जी प्रदेश के अरुणाचल 30 जगहों का नाम बदला है। और अब जाकर के हिमंता बिस्वा शर्मा के जुबान थोड़ी सी हिली है, और सिर्फ वो जुबान हिलने जैसी ही है, इसके अलावा जमीनी स्तर पर कोई ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ मुंह से बोल देना और फिर उस पर राजनीतिक। देखिए अरुणाचल प्रदेश के एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे तापिर गाव साहब, उनका खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनका सदन में दिया एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है, अरुणाचल में जो है चीन जो है हस्तक्षेप कर रहा है। फिर दूसरा स्टेटमेंट कोट करता हूं, देश के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने इस चीज को कहा है कि चीन ने हमारी जमीन कब्जाई है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन जो है ले गया। डेमचौक के अंदर क्या स्थिति है वो क्लियर नहीं कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, ये स्टेटमेंट भारत के हित में नहीं था। इस स्टेटमेंट का फायदा चीन को मिला और आज भी चीन वापस। सुब्रमण्यम स्वामी भी इस बात को कहते हैं कि मैं उनसे कई जगह पे विरोधाभास रखता हूं, उसके बावजूद भी वो कोई बात अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं तो उस चीज को समझने की जरूरत है। नंबर 1 इशू। नंबर 2, अब बात चल रही है पूरे देश के अंदर, अब की बात 400 पार 370 हमारे आएंगे। 300 जब आपके 370 आएंगे, आप कॉन्फिडेंस है, मैं मान लो 370 नहीं 350 आएंगे, तो आपको दूसरे सहयोगी दलों की जरूरत ही क्यों है? आप तो पूर्ण बहुमत की सरकार खुद ही बना रहे हैं।
आपके अंदर वो पार्टी से आप जो है कर रहे हैं जो इंडिया अलायंस का घटक दल थे। नीतीश कुमार के ऊपर आपने थूक करके चाटा कि वो चाबी फेंक दी गई है और तमाम चीजें हो गई हैं, सबने स्टेटमेंट सुने नीतीश बाबू के लिए गृह मंत्री, और फिर उनको दे दी 17 सीटें दे दी। भाई ऐसा कौन सा तुर्क आपके पास निकल रहा है तो उनके अंदर, क्या उनकी स्थिति पता नहीं थी क्या थी? फिर ओपी राजभर दिन रात पानी पी पी करके कोसते थे। उनकी आप मौजूदा स्थिति देख लीजिए क्या है, कितने बड़े वो नेता हैं या देश के नेता हैं, मैं उस पर नहीं कर रहा उनके ऊपर, लेकिन आप देखिए क्या जरूरत आन पड़ी कि उनसे भी गठबंधन कर लिया। उसके बाद अभी देखिए आप 2 सीटें देकर के उन्होंने आरएलडी से भी गठबंधन कर लिया। ऐसी तमाम ऐसे उनके गठबंधन हैं जिनके साथ वो गठबंधन कर रहे हैं, जिनका अभी भी कोई भी एक सांसद एक विधायक नहीं जीता हुआ है, और उसके बाद 400 पार आ रहे हैं साहब। ये मीडिया के अंदर आप प्रोपेगेंडा हथकंडा अपना सकते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे सच्चाई ये है। नियाज, मैं आपको स्टेट वाइज हिंदी पट्टी के अंदर आपको एक सटीक आंकड़ा दे देता हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में क्लीन स्वीप करा था, जिसमें से हिंदी पट्टी के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और आपका उत्तराखंड और यूपी के अंदर उनका स्ट्राइक रेट जो है वो करीब 90% के आसपास रहा। फिर ऊपर से आ जाइए आप 42 सीटों वाला महाराष्ट्र, जिनके अंदर गठबंधन था शिवसेना के साथ, उसमें बहुत अच्छा उनकी परफॉर्मेंस थी। फिर आप आ जाइए जा करके 42 सीटों वाला आपका, जिसमें 18 सीटें आई थी पश्चिम बंगाल के अंदर, 48 सीटों वाला स्टेट आपका महाराष्ट्र, और 40 सीटों वाला आपका बिहार, जहां पर आपने गठबंधन के साथ 39 सीटें जीती थी, 40 में से लगभग क्लीन स्वीप करी। अब मुझको बताइए सीट कहां आ रही? कर्नाटक के अंदर 28 सीटों में से आपने 25-26 सीटें जीत ली थी। क्या कर्नाटक के अंदर मौजूदा सरकार है, वहां पे डीके शिव कुमार उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं? अभी जो आकलन जो जमीन पे हमारे दोस्त वहां कर्नाटक में है, वो बता रहे हैं कि कई जगह पे डबल डिजिट क्रॉस करना इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक के अंदर मुश्किल है। उसके बाद आप अजय 48 सीटें जहां से आती हैं, जहां आपने शिवसेना एनसीपी को तोड़ तोड़ करके बनाए। आज ही एक जो है बीजेपी छोड़ करके उन्होंने शिवसेना उद्धव ठाकरे का भी ज्वाइन करी है, और अभी बहुत से लोगों ने जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन करी, उसका जिक्र नहीं हो रहा। 48 सीटें आती महाराष्ट्र के अंदर, आप सोचिएगा 48 सीटों के अंदर एक मशहूर पत्रकार हैं वानखेड़े साहब, उनसे मेरी बातचीत हुई, चर्चा हुई, उन्होंने कहा महाराष्ट्र के अंदर भी एक सेंटीमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट क्रॉस करना मुश्किल है। अब अगर थोड़ा माहौल बन जाए, सब कुछ मिला करके, तो 12 से 13-14 सीटें मिल करके आ सकती हैं। शिंदे ग्रुप को 2 सीटें आ सकती हैं, पवार दादा ग्रुप को 2 या 1 सीट आ सकती है, और अभी जो भारतीय जनता पार्टी मौजूदा है 7 से 8 सीटें लाने की स्थिति में, जहां से 48 सीटें आती हैं। आप बताइए सीटें कहां से आ रही? उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीटें हैं, पिछली बार 1 सीट जो है छोड़ के 28 सीटें जो है वो जीती थी। आपको लग रहा है कि 28 में से 28 या 29 में होते 29 दोबारा भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर लेगी? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। हाँ, ये है वहां पे बढ़त में रहेगी, लेकिन वहां पर भी अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 7 से 8 सीटों का नुकसान डायरेक्टली हो रहा है। उसमें से वो ग्रुप हैं जो शिवराज सिंह जी के ग्रुप के लोग हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके बाद ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया जी के गुट के लोग हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, और शीर्ष नेतृत्व से जो नए नए यादव साहब अभी मुख्यमंत्री बन के आए हैं, उनके जो साहब ओल्ड पार्टी कैडर, उसके अंदर नाराजगी है। 7 से 8 सीटों का नुकसान खाली जो है मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, और यही राजस्थान में 25 से 25 जहां सीटें आपने रिपीट कर रही थी, लगभग 7 से 8 सीटों का नुकसान आज हो रहा है। जो वसुंधरा राजे जी के गुट के लोग थे वो डायरेक्टली नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप बताइए 25 में 25 थी। अब आप इधर आ जाइए हरियाणा, 10 में से 10 सीटें रिपीट करी थी। हरियाणा के स्थिति किसान आंदोलन को लेकर के, और उसके बाद जाटों के अंदर जो बेटियां बैठी रही उसको लेकर के एक अलग से सेंटीमेंट्स है। 10 में से 10 सीटें अभी रिपीट होती नजर नहीं आ रही हैं। लगभग वहां पर भी 5 से 6 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। अब उससे जुड़ा हुआ, हरियाणा से जुड़ा हुआ दिल्ली आ जाए। दिल्ली की मौजूदा स्थिति, जहां पहले लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पे बढ़त हासिल कर रही है, अरविंद केजरीवाल और तमाम विपक्षी दल और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा करके लोगों के बीच एक सेंटीमेंट्स है कि अरे हो क्या रहा है। लोग साइलेंट हैं, अभी लोग साइलेंट है, लिखने से बोलने से थोड़ा कतरा रहे, लेकिन उन्होंने चुनाव के अंदर आकर के साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में भी है। दिल्ली की जनता का मूड बिल्कुल अलग है एज कंपेयर टू अदर स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स।
वहां ये है, दिल्ली का स्टेट ये है, मुझे लग रहा था कि 7 में से 7 सीटें जीत सकती हैं। अब 3 सीटों का नुकसान डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर हो रहा है। हम्म। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग लगभग 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल लग रही थी कि हाँ भाई दोबारा से रिपीट कर लेंगे। लेकिन मौजूदा स्थिति वहां पर भी अभी डामाडोल है। जिस तरीके से डायरेक्टली मतभेद आपको दिखे थे विधानसभा चुनाव में कि गृह मंत्री जी अमित शाह साहब और योगी आदित्यनाथ जी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम्म। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से चीज बताऊं। अब अंदरूनी कलह कितना नुकसान पहुंचाती है वो देखने वाली बात होगी। चलिए ठीक है। जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है लोग एकजुट होकर के, और खास तौर से जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, उनका इंडिया अलायंस की तरफ झुकाव ज्यादा है। तो वहां पर भी वो उत्तर प्रदेश में हो सकता है इतनी प्रचंड बहुमत की जीत न पाएगा। हाँ, अखिलेश यादव एंड में मायावती जी और तमाम चीज कई एक सीटों पे इंटरनली सपोर्ट कर दें तो वहां पर भी परिस्थितियां दूसरी बन सकती। लगभग लगभग 25 से 30 सीटों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है अभी भारतीय जनता पार्टी को। चलिए तो कुल मिलाकर अब के। पश्चिम बंगाल में आइए, जहां पे पश्चिम बंगाल में 42 सीटें, 42 में से 18 जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। वहां की मौजूदा स्थिति यह है कि डबल डिजिट वहां पर भी क्रॉस करना मुश्किल हो रहा। भारतीय जनता पार्टी कह तो रही कि अब की हम 35 सीटें ले आएंगे और तमाम चीजें। तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि भाई अभी आप विधानसभा चुनाव के अंदर भी आ रहे हैं कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही। हेलो। जी हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो। आ रही है। हेलो। तो अभी की जो मौजूदा स्थिति ऐसी है कि 42 सीटों के ऊपर लगभग भारतीय जनता पार्टी 7 से 8 सीटें अभी भी जीत सकती है। वहां पर मैक्सिमम 10, लेकिन 8 सीटों का नुकसान होगा। हम्म। तो आप बताइए 272 का आंकड़ा छूना भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त मुझे तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। आगे चुनाव में क्या होता है, मूड क्या बनता है लोगों का, वो देखने वाली बात होगी। तो मैंने आपको बताया, और खास तौर से बिहार के अंदर जो गठबंधन हुआ, 2 जगह 3 जगह सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने था। बिहार के अंदर 40 सीटें, 40 सीटों में अभी जब आपने इंडिया गठबंधन की एक रैली देखी पटना के अंदर तेजस्वी के साथ और लालू जी के साथ, जो लोगों के सेंटीमेंट है, जब लालू जी ने भावुक अपील करी तो एक देखिए पूरा जनसैलाब निकल करके सड़कों के ऊपर था। गांधी मैदान के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी, लोग बाहर तक खड़े हुए थे। और जब जब ये इतिहास रहा है कि पटना का गांधी मैदान भर जाता है, तो जो भर देता है वहां पर उसकी सरकार बनती है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी के लिए सेंटीमेंट्स है लोगों के लिए, वो उनको बेनिफिट देंगे। लगभग लगभग अगर नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ मिल करके गठबंधन करा करके खुद अपने पैरों की कुल्हाड़ी मारी, हो सकता है उनको वो बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन नीतीश के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को, मुझे जो आज लग रहा है, वो नुकसान हो रहा है। वो नुकसान ऐसे हो रहा है, लोगों के बीच बात आ रही है कि भाई पट्टू चाचा जो है आज इधर है कल उधर है, भारतीय जनता पार्टी की टाला मोटोली कर रही है। और इतने सालों से लगभग आप एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग लगभग 17-18 साल से साथ में लगातार है, सरकार है। तो सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना कि आपने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का वादा करा था, वो बनी नहीं बनी। आपने विशेष राज्य का दर्जा देने को बात कही थी बिहार को, वो आपने दिया नहीं दिया, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, स्टेट में भी आपकी सरकार है। आप बताइए स्पेशल पैकेज का क्या हुआ जो मिला था, उसका क्या हुआ? ये तमाम जगह जिन नौकरियों को वादा था वो तेजस्वी ने अपने नाम पे क्रेडिट करवा लिया कि जब मैं सरकार में था तब मैंने नौकरियां दी, वरना नीतीश बाबू की सरकार इतने सालों से चल रही थी, हमने दबाव बनाया नीतीश जी पे, तब जाके लोगों को 5 लाख लोगों को जो है हमने सरकारी नौकरियां दी। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 17 साल से चल रही है, तो उसमें कितनी नौकरियां अभी तक दी गई? और किसानों के लेकिन मुद्दे जवाब को लेकर साहब, बिहार में ही एक पूर्णिया सीट भी है जहां पे पप्पू यादव जो हैं वो एक दावा कर रहे हैं कि 4 तारीख को वो नामांकन करेंगे। वहीं पे वहां पे बीमा भारती को उतार दिया गया है। तो आपको नहीं लगता कि कुछ सीटों को लेकर के गठबंधन के अंदर भी बहुत सारे मतभेद हैं और उसका फिर कैसे निदान होगा? नियाज, आपकी वॉइस थोड़ी सी रुक करके आ रही है। आ रही है आवाज मेरी? आपको आ रही है मेरी आवाज? शायद आप पे लगातार कोई कॉल कर रहा है, इस वजह से आवाज कट रही है।
जी जी। अब आ रही है ना? जी हाँ। एक बार सवाल फिर से रिपीट हाँ, करेंगे। मैं ये कह रहा था कि बिहार में ही आप जो कि सीटों को लेकर के सारा गणित गुणा गणित बता रहे हैं, लेकिन अगर गठबंधन की बात की जाए तो बिहार में एक पूर्णिया सीट को लेकर के गठबंधन के अंदर भी काफी मतभेद देखे जा रहे हैं। पप्पू यादव ने कांग्रेस जो अपनी पार्टी के साथ ज्वाइन किया और वो इसी उम्मीद के साथ, समझ लीजिए कि बिहार से उम्मीदों की एक पोटली लिए दिल्ली आए हुए थे कि उन्हें शायद पूर्णिया से टिकट मिल जाए, लेकिन अब वहां पे आरजेडी ने बीमा भारती को उतार दिया है। अब वो भी, इन्होंने भी, पप्पू यादव ने भी यह दावा किया है कि वो 4 तारीख को नामांकन करेंगे। तो इसको लेकर के बहुत सारी चीजें वहां पे एक तरीके से खिचड़ी पकती हुई दिख रही है पूर्णिया सीट को लेकर के। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि गठबंधन के अंदर भी कुछ सीटों को लेकर के इस तरीके के मतभेद देखे जा रहे हैं। वो नियाज, हर जगह एक गठबंधन के अंदर मतभेद है। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में मतभेद नहीं है? अभी आप बताइए कितनी सीटें जो है आप संजय निषाद को देंगे, कितनी जो है अनुप्रिया पटेल को देंगे, कितनी जो है ओपी राजभर को देंगे। बिहार के अंदर भी अभी गठबंधन तय हुआ, महाराष्ट्र के अंदर क्या करेंगे? तो नाराजगी और मोल मुटाव जो है वो चलता रहेगा। हाँ, पूर्णिया सीट की आप बात करें, जहां पे पप्पू यादव साहब की मैं जानता भी हूँ, पर्सनली मैं गया भी हूँ पूर्णिया, उनसे मुलाकात भी करता रहता हूँ। पप्पू यादव साहब पूर्णिया के एक बड़े कद्दावर नेता हैं और बहुत ही फेमस लीडर हैं वहां के, और लोगों के बीच उनके सेंटीमेंट्स हैं। और कई जगह परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि आपको फ्रेंडली मैच खेलना पड़ेगा। वो सीट पूर्णिया की जो है वो मुझे लगता है इंडिया के खाते में ही जाएगी, और पप्पू यादव साहब वहां पर अपनी दावेदारी बहुत मजबूती के साथ रखते हैं, और मुझे लगता है कि वो सीट वो निकाल लेंगे। उससे पहले भी वो निर्दलीय सांसद रहे, उनके लिए बात नहीं, उनके लिए एक अलग। सभी शामिल हो जाएंगे इंडिया में। किसके खाते में जाएगी अभी, चूंकि वहां पे तो आरजेडी है। अगर देखिए, अगर नहीं, यहाँ पर पूर्णिया में तो दोनों हाथों में लड्डू है ना। पप्पू यादव साहब अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो भी वो इंडिया के साथ ही रहेंगे, जैसा उनका कहना है। जिस तक मैं उनको समझ पाया कि मैं कांग्रेस के साथ ही हूँ, कांग्रेस के साथ रहूंगा। लड़ने का दावा ठोकते हैं या फिर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो फिर बीमा भारती का क्या होगा? फिर कैसे वो फिर एडजस्ट कैसे करेंगे सभी? क्योंकि वो फ्रेंडली एक साथ हो फिर एक देखिए, राजनीति के अंदर 2 और 2 4 कभी नहीं होते। नहीं, राजनीति के अंदर न्यास कभी 1 और 1 जो है वो 2 नहीं होते, 1 और 1 हमेशा 11 ही होते हैं। और पप्पू यादव साहब जिस तरीके की शख्सियत है, लोगों के बीच, जनमानस के बीच उनकी जितनी मोहब्बत है, मुझे लगता है कि उनको वहां पर एज हासिल है। और आने वाले वक्त में पूर्णिया की जनता एक सही प्रतिनिधित्व को चुनेगी, और आने वाले वक्त में जो है बिहार का मुस्तकबिल भी डिसाइड करेगी। तो वहां पर एक फ्रेंडली मैच ही होगा, एक फ्रेंडली मैच होगा वहां पर। अगर जवाद साहब, अगर पूर्णिया सीट पे बात नहीं बनती है, आरजेडी बीमा भारती को नहीं हटाती है, और इधर पप्पू यादव भी लगातार दावा कर रहे हैं कि वो उतरेंगे, नामांकन करेंगे, वो बार बार ये कह रहे हैं कि पूर्णिया मेरी जन्मभूमि है, पूर्णिया मेरी कर्म भूमि है, यहाँ के लोगों के साथ मैं हमेशा से जुड़ा रहा हूँ, मैंने काम किया हुआ है। इसके बावजूद कहीं ना कहीं वो निराश हैं सीट को लेकर के, जब बीमा भारती को दे दिया गया। तो अगर पप्पू यादव फिर से चुनाव मैदान में उतरते हैं, इंडिपेंडेंट होकर के उतरते हैं, तो नुकसान किसका है इसमें? मैंने बताया ना, नुकसान तो किसी का नहीं है। पूर्णिया सीट जो है वो इंडिया के गठबंधन में ही जा रही है, और इंडिया के अंदर, कांग्रेस के अंदर उन्होंने पप्पू यादव से 2 कैंडिडेट उतरेंगे तो नुकसान तो इनका ही होगा ना। मैं नहीं बोल, फिर वो गठबंधन से थोड़ी ना उतरेंगे, फिर तो वो निर्दलीय उतरेंगे, एक फ्रेंडली मैच होगा। तो फिर वोटों का शेयरिंग तो हो जाएगा ना। फिर फ्रेंड नहीं, तो कहीं नहीं होगा। वहां की जनता ना, पूर्णिया की जनता डिसाइड करेगी। पूर्णिया की आप स्ट्रेटेजी देखेंगे, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, बहुत ही मतलब क्रिटिकल है उसकी, और बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। आप देखिए उसकी जो है कुछ एरिया जो है आप देखेंगे पश्चिम बंगाल की सीमा से मिलता है, कुछ जो है आप देखेंगे उसको सीमांचल के एरियाज के अंदर भी मिलता है। वो बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और वहां पर हमेशा प्रतिनिधित्व को ही ज्यादातर चुना गया। पार्टी ज्यादा वहां पर प्रतिनिधित्व को, और लोग जो है वहां के चुनते हैं अपने लीडर को। वहां पे पार्टी पॉलिटिक्स से ज्यादा लोग व्यक्तित्व को, मैंने अभी तक जो ऑब्जर्व करा, कि व्यक्तित्व को देखते हैं। तो पप्पू यादव साहब का व्यक्तित्व मुझे लगता है कि बीमा भारती जी से थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिखता है मुझे कई जगह, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से न्यास कोविड में काम करा, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान के अंदर कोई दूसरा नेता ने कोविड के अंदर अपना घर बार छोड़ करके लोगों के लिए काम करा। उसके बाद आप देखिए जब बिहार के अंदर बाढ़ आती है, वो शख्स आधे पानी के अंदर तमाम जगह लोगों को मदद करता हुआ पहुंचता है।
तो कोविड में जब उन्होंने काम किया, कई तस्वीरें थी, हमने भी देखी थी कि वो पानी के अंदर जा जा करके, पानी जब जमा हुआ था तो लोगों की वो सहायता कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जनता ने उनको नकार दिया। नहीं, नकारना और एक्सेप्ट करना वो जनता समय पे निर्धारित करती है। जनता, हिंदुस्तान की जनता और खासतौर से बिहार की जनता बड़ी खूबसूरत जनता है। वो लोगों को थोड़े दिन तक ऑब्जर्व करती है और थोड़े दिन तक देखती कि कौन क्या है, कितना कर रहा है। और उस वक्त जब गठबंधन के चुनाव हो रहे थे, मैं बिहार इलेक्शन को मैंने कवर भी करा और मैं था भी, तो वहां पे लोगों के बीच एक सेंटीमेंट ये थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी सूरत में रोकना है, और वो रोकने में कामयाब भी हुए। नीतीश कुमार साहब को आपको पता, वो लगातार इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन उस वक्त अगर गठबंधन होकर के काम करते तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को। आवाज कट रही है। वैसा हेलो, जी आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वहां की बड़ी बड़ी खूबसूरत एक बात यह है नियाज, कि वहां लोग जो है बड़ा समझदारी के साथ वोटिंग करते हैं। और अगर यही गठबंधन नीतीश कुमार साहब के साथ होता तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 40 से 45 सीटें लाना मुश्किल हो जाती है, अगर राजद और जदयू मिलकर के लड़ते उस वक्त विधानसभा में। चलिए ठीक है, ये तो पूरा पूरा चुनावी गुणागणित है सीटों को लेकर के, लेकिन फिलहाल जो हम केजरीवाल के ऊपर बात कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के ऊपर बात कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि अभी संजय सिंह को कुछ शर्तों के साथ उनको जमानत दे दी गई है। लेकिन सवाल यही है जवाद साहब कि 6 महीना पहले उनको गिरफ्तार किया गया। ये पूरा मामला 2 सालों से चल रहा है, शराब घोटाले में जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, 2 सालों से पूरा मामला चल रहा है। 6 महीना पहले उनको गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया को भी इसी आरोप में रखा गया, अब केजरीवाल को, अब जाकर के संजय सिंह को ये छोड़ दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि बिना किसी ऐसे पुख्ता सबूत के ईडी जो है अपनी हिरासत में ले रही है, तो ये क्या किसी तरीके की खुंदस की राजनीति है क्या, या फिर किसी तरीके के बदले की राजनीति है क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपक्ष का ये कहना है कि ईडी का इस्तेमाल करके ये सारी चीजें की जा रही हैं। नियाज, कल जब ईडी से जो है लंच के बाद सवाल ये करे गए, या उससे पहले ये पूछे गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप बताइए कि किस आधार के ऊपर जो है आपने गिरफ्तारी करी और उसके सबूत पेश करिए, तो भाई साहब हालत खराब हो गई ईडी की कि आप जो बात कर रहे हैं मनी ट्रेल की, और 6 महीने से आपने अंदर रखा, अभी तक क्या हुआ, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, और नहीं होती तो जमानत होगी। ये तो क्लियर था, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं कर रहा। और हैरत की बात यह है कि लगातार 6 महीने से बंद करने के बावजूद अभी तक कोई प्रूफ नहीं दे पाई है। ईडी का कन्विक्शन रेट देखिए कितना है। 6 महीने से तो संजय सिंह का मामला चल रहा है, और ये पूरा मामला जो है शराब न्याज वो मामला स्टार्ट कहां से हुआ? 2 सालों से चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद ईडी के पास कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं जिससे वो साबित कर सके कि जिन जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो दोषी हैं। न्याज, सबसे ज्यादा मुखर अगर आम आदमी पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई लेकर के था तो संजय सिंह थे जी। संजय सिंह उनकी जितना भी नैरेटिव, मीडिया नैरेटिव था, वो उसको तोड़ देते थे। उससे पहले जो प्रधानमंत्री जी करना चाह रहे हैं या उनका जो स्टंट होने को होता, तो उससे पहले संजय सिंह आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बताते थे अब की बार ये आएंगे तो रोएंगे धोएंगे और ये करेंगे, लाइट कैमरा एक्शन होने वाला है, और तमाम जगह पे वो चीजें चलती थी। और सबसे बड़ा मसला तब खड़ा हुआ जब आपको पता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर मौजूद थे जी, और सबसे ज्यादा 3 से 4 लोग थे जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को सवालों पे घेरा अडानी के मुद्दे पे, और वो नारे लगा रहे थे कि मोदी अडानी भाई भाई साथ में मिलके मलाई खाई, इस तरीके के नारे लगा रहे। तो मैंने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2-3 बार बड़ा घूर करके देखा संजय सिंह को जी। देखिएगा आप इस चीज को, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल वो संजय सिंह सामने पहुंच, और कैमरा जो है वो विपक्षी दलों की तरफ जा ही नहीं रहा। संजय सिंह की सदस्यता रद्द होती है और उनके साथ तमाम लोगों को होती, फिर भी संजय सिंह मुखर रहते हैं, मानते नहीं तमाम जगह। तो ये साफ जाहिर था कि अगला नंबर जो है वो संजय सिंह का है जी। और कोर्ट ने भी इसी को बात कही कि आपने 5 से 6 बार जो है गवाह के बुनियाद पर, आपने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार में कोई नाम ही नहीं है संजय सिंह का,
और उसके बाद जब अडानी के मुद्दों को लेकर सवाल हुआ, अचानक से गवाह ने नाम ले लिया संजय सिंह का, तो आपने उस बिहार पे अरेस्ट कर लिया। अभी तक सबूत क्या है? और उस बिहार पे बेल भी ली है। जी। तो लेकिन जो अब ये आप बताइए, देख रहे हैं जब्बार एमपी साहब, एमएलए कोर्ट। जी चलिए जी। ठीक है, ये तो जमानत अभी मिल गई है, लेकिन आतिशी ने ये जो दावा किया कि अब जो है और 4 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है, तो इस दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल हो सकती है। और आतिशी हो गई या और आम आदमी पार्टी के लोग हो गए, वो मुखर होकर के बोल रहे हैं, और डायरेक्ट हमला माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी पर हो रहा है। और निहायत वो बड़ी, मतलब मैं इस चीज में इंडिया अलायंस को और खासतौर से आम आदमी पार्टी को मुबारकबाद दूंगा कि जिस पिच के ऊपर भारतीय जनता पार्टी खेलती थी, उन्होंने लगातार उसी पिच पे भारतीय जनता पार्टी को हराया है। और इस बार भी आम आदमी पार्टी जो है उसने एज हासिल कर ली है। दांव दिखाया कुछ और है और लगाया कुछ और है। जिस ट्रैप में आम आदमी पार्टी फंसाना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। वो जो सेंटिमेंट से लेकिन जव्वाद साहब, लोगों के ये जो आरोप न्याज जो मैं, आरोप हाँ, आतिशी जो आरोप ये लगा रही हैं, चलिए ठीक है, उन्होंने 4 और बड़े नेताओं की गिरफ्तारी का उन्होंने दावा किया है कि और भी 4 नेता जो हैं वो गिरफ्तार किए जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और उन्होंने आरोप लगाया, और बड़ा ही गंभीर आरोप, और वो ये कि बीजेपी के द्वारा अप्रोच किया जा रहा है उन्हें कि आप या तो आप हमारे साथ आ जाओ, या तो फिर आपका राजनीतिक करियर जो है वो खत्म है। इसके साथ साथ पैसों के भी लालच दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके के गंभीर आरोप, और बिना किसी तथ्य के, कम से कम उनको नाम तो बताना चाहिए, या फिर कुछ तो ऐसा सबूत पेश करना चाहिए जिससे इनके इस दावे में कुछ तो सच्चाई दिखे। बोलने को तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है कि हाँ इस तरीके से मेरे पास भी ये ऑफर आया था, लेकिन मात्र बोल देने से ऐसा कुछ होता नहीं ना। नहीं, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन की बात है। अब अगर दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, और जैसी उसने इन्वेस्टिगेशन करी और आनाकानी करी, और हो सकता है आम आदमी पार्टी का यह प्लान हो कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, मैंने तो आपको दे दिया हिंट, आप इन्वेस्टिगेशन, अगर आप देखिए क्या होगा। अगर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, और नाम आता तो नाम बताना पड़ेगा। और अगर अगर ये नाम नहीं बताते और आतिशी ने नाम बता दिए, तो फिर सरकार के ऊपर सवाल खड़े होंगे। आज दोनों जगह विन विन सिचुएशन जो है वो आम आदमी पार्टी की है। अगर अगर इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की किसी बड़ी नेता का नाम आता है, तो भी जो है भारतीय जनता पार्टी फंसी। और अगर आतिशी ने नाम बता दिया और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं करी, तो भी भारतीय जनता पार्टी फंसी। तो ये तो बड़े तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने, मैंने आपसे कहा कि उन्हीं की पिच पे जाकर के हराया है। मीडिया नैरेटिव के अंदर देखिए। और एक अब बात ये चालू हुई है, आम जनमानस के बीच ये करी गई है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को गिराया जाता है, हटाया जाता है, तो दिल्ली के अंदर जो महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री है उसका किराया बढ़ेगा। बिजली की जो 200 यूनिट फ्री है, उसके ऊपर जो है महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में 7 रुपए यूनिट के आसपास, 6 रुपए यूनिट, 7 रुपए यूनिट पर वो लोगों से ली जाएगी। उसके बाद इलाज जो मुफ्त मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक जो चल रही, तमाम चीज उसको बंद करा जाएगा, वहां पर भी पैसे दिए जाएंगे। जो स्कूल्स के अंदर व्यवस्थाएं मिली हुई है, लोग जो है उसकी तरफ भी हो सकता है स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर ये जो है चार्ज करना चालू करें, डेवलपमेंट चार्ज कुछ भी निकाल करके चार्ज लगा लें कि लोगों की जेब से पैसा लेना चालू कर दें। ये लोगों के बीच थोड़ी सी नाराजगी है इस चीज को लेकर के कि हाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं आना चाहिए। अगर आ गए तो इन सब चीजों के ऊपर जो है वो बढ़ जाएगा, और किसी न किसी बहाना करके लोगों की जेब से पैसा निकाला जाएगा। और ये सच्चाई भी लगती है, लोगों को नजर भी आ रही है। अगर इतनी सारी बातें हैं तो पड़ोस में आप देख लीजिए, नोएडा है, आप भी नोएडा के अंदर बैठे, नोएडा के अंदर कितने रुपए यूनिट है बिजली, पावर कट कितना है नोएडा के अंदर, बिल्कुल पड़ोस में, हार्डली 15 से 20 मिनट का डिस्टेंस है, और वहां जो है आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। चलिए ठीक, बस यात्रा फ्री मिल रही है। कुल मिलाकर के अब संजय सिंह की जैसे जमानत मिली है, तो क्या आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल तो जाहिर सी बात है बढ़ा होगा, क्योंकि उनके एक बड़े नेता जो हैं वो जमानत पे वापस आ गए हैं। तो इसके बाद अब क्या सवाल ये उठ रहे हैं कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं को भी जमानत मिलना एक आसान सा रास्ता दिख रहा है? नहीं, जमानत तो मिलेगी नहीं उनको। ये इस देश के अंदर एक कानून है, लेकिन इन्होंने जो कानून
बदला है, जिसके अंदर खुद को आप प्रूफ करना होता है। पहले तो ये होता है कि आपको अगर नहीं भी है तो भी आपको बेल मिलना आपका अधिकार होता है, लेकिन इसके अंदर पहले आपको खुद को, जो इन्होंने एमपी एमएलए कोड के अंदर चीजें तय करी है, उसके अंदर कानून के अंदर बदलाव ये करे कि अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ईडी ने आपके ऊपर आरोप लगा दिए हैं और आपको अरेस्ट कर लिया, तो अब आपको खुद इनोसेंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये बड़ी एक चीजें आ गई, और इसके अंदर जिस जिसको पकड़ा गया उसकी अपने आप को प्रूव करना 6 महीने, आप मान लीजिए 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने चले गए आपके। तो अब ये समस्या हुई है कि अरविंद केजरीवाल जी को भी जमानत मिलेगी, उसके बाद मनीष सिसोदिया को भी मिलेगी, और तमाम उनके लीडरों को मिलेगी। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है, कब कब मिलेगी? समय जरूर लगेगा, लेकिन जब तक ये जेल में रहेंगे तब तक इसका फायदा, चुनावी फायदा आम आदमी पार्टी को चुनाव के अंदर मिलेगा। और आप याद रखिएगा, चाहे आप चले जाइए गुजरात, चाहे आप चले जाइए गोया, चाहे आप चले जाइए आपका हरियाणा, जहां जहां प्रेजेंट, और खास तौर पे पंजाब, बहुत ज्यादा सेंटीमेंट जो है वो इस चीज को लेकर के हैं, और लोग जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जोर जबरदस्ती जाती कर रही है। केजरीवाल साहब को अरेस्ट कर लिया, उधर जो है सरीन साहब को अरेस्ट कर लिया है। तो ये एक सेंटीमेंट लोगों के बीच है कि आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों की सरकार गिरा रहे हैं, और देश के अंदर जो आपकी अपनी लोकतंत्र है उसके ऊपर एक खतरा साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है। और एक और सवाल है कि इसी बीच में एक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भी मुद्दा काफ़ी गरमाया, इसे सबसे बड़ा घोटाला कहा गया, बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला। वहीं पे कांग्रेस की जब बात आती है तो कांग्रेस का ये कहना है कि उसके पूरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, इनकम टैक्स की तरफ से 1700 करोड़ का नोटिस भेज दिया गया। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी के लेकर के भी ये खबर आ रही है कि उनके ऊपर भी 11 करोड़ का फाइन लगा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो निकल करके सामने आ रही है, तो सवाल अब यही पैदा हो रहा है कि क्या इन सब चीज़ों से बीजेपी किसी तरीके से डरी हुई है क्या? नहीं, ये डर नहीं है, ये उन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया नियाज जी, कि हम विपक्षी दलों के इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे कि वो हमसे आकर के मुकाबला कर पाए। आपके पैसे, आपके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे, आपका कोई भी एडवर्टीजमेंट किसी भी नेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाया जाएगा, आप जो बात करेंगे वो नहीं दिखाई जाएगी। सीनेट ने यह आरोप लगाया कि उनका कोई भी जो है एडवर्टीजमेंट किसी भी अखबार में छापा ही नहीं जा रहा है। नहीं छापा जाएगा, नहीं छापा जाएगा। अच्छा, बहुत से मीडिया संस्थान ने भी चंदे दिए होंगे, क्योंकि पूरा कॉर्पोरेट चला रहा है। कौन कौन चला रहा है वो तो अब जग जाहिर है, किस किस के पास है, किस किस को चंदा दिया, वो कोई ढकी छुपी बात थोड़ी ना रह गई। तो आप बताइए कैसे वो जो है सरकार के विरोध में दिखा पाएंगे, ना माननीय नरेंद्र मोदी साहब के विरोध में दिखा पाएंगे, या बड़े बड़े देश के उद्योगपति जो जिन्होंने चंदा दे रखा उनके विरोध में कैसे दिखा पाएंगे? आप बताइए, नवीन जिंदल को वो कोयला चोर खुद ही कह रहे थे, और पता नहीं कौन से सुरखाब के पर निकला है कि उनको ले लिया। फिर अजीत दादा पवार की बात कर रहे थे, 70,000 करोड़ के गोरा, 1400 करोड़ की ईडी ने प्रॉपर्टी जैसी अटैच करी, उन्होंने पार्टी छोड़ी और खुद जाकर के जो है उप मुख्यमंत्री भी महाराष्ट्र के एक्सेप्ट हो गए, और तब के खुद जो है उनके बारे में चक्की पीसिंग और पीसिंग की बातें हो रही थी तमाम जगह। यही आपने देखा, आपने घोटालों की बात करी, शारदा घोटालों के अंदर किस तरीके से नाम था टीएमसी के नेता के बारे में, आज भारतीय जनता पार्टी में हेमंता विश्व शर्मा को देख लीजिए, तमाम जितने लोग हैं उनको देख लीजिए, किस तरीके की जो है भ्रष्टाचारियों की बात हो रही थी, समर्थन में थे। फिर सतपाल मलिक साहब ने एज ए गवर्नर रहते हुए आरोप लगाए, इन्हीं के मंत्री राम माधव के खिलाफ भी 300 करोड़ रुपए का तमाम सी कोई कार्रवाई नहीं होती, तब के सतपाल मलिक साहब के जिसने आरोप लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई। तो ये तो मौजूदा स्थिति आपने बना रखी है। उसके बाद लोग ट्रस्ट कैसे करेंगे? पुराने आपके शुमारी जुमले वादे वो चलने वाले नहीं, तो आप जीत कहां से रहे हैं, ये सवाल खड़ा होता है। मैं तो बार बार कहता हूं, लाले पड़े हैं 270 के, बात कर रहे हैं 370 की, कहां से आप लेकर के आ रहे हैं? चलिए, एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके का भी हालात बने हुए हैं और इन हालातों को देखते हुए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरीके का तानाशाही रवैया है ना, तानाशाही एक रवैया है, विपक्ष लगातार इसको लेकर के आवाज़ बुलंद करता रहा है, और ये लोकतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है, और भविष्य में भारत की राजनीति ही बिल्कुल बदलती हुई दिख रही है। जो अभी फिलहाल जिस तरीके की राजनीति चल रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या आपको लगता है कि
हमारे देश का लोकतंत्र बचा रहेगा, हमारे देश के लोकतंत्र बचा रहेगा, और आगे क्या कुछ मतलब क्या देख रहे हैं आप, देश का किस तरीके का भविष्य देख रहे हैं? ये चुनाव देश का इतिहास लिखने जा रहा है निहाल। जी। और इस देश का इतिहास जो है या तो बहुत सुनहरा लिखा जाएगा या बहुत ज्यादा डार्क लिखा जाएगा। उसका आपको रीजन बताओ। मैं बार बार एक लफ्ज को इस्तेमाल करता हूं कि हम लोग जीरो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ चुके हैं। जी। डेमोक्रेसी के ऊपर हमेशा ये खतरा मंडलाता रहता है कि उसको कोई भी आकर के जो है कभी भी आकर के तानाशाही के अंदर बदल सकता है। ये हमेशा खतरा, जहां जहां डेमोक्रेसी रही है वहां वहां ये खतरा हमेशा मंडलाता। लेकिन मैं इस टर्म को नहीं यूज करता हूं कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाती। डेमोक्रेसी कहीं पर भी खत्म नहीं होती, लेकिन हाँ उसको पायदान की तरफ जिस तरफ ले जाते हैं तो उसमें घटना और बढ़ना हो सकता है। हम घट रहे हैं डेमोक्रेसी की तरफ और हम शून्य डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। मैं शून्य डेमोक्रेसी इसलिए यूज करता हूं लफ्ज को, उस शब्द को, क्योंकि इसमें जो लोकतंत्र के 4 पिलर्स बताए गए उनको कमजोर कर दिया जाता है, उनको कैप्चर कर लिया जाता है, उनको बंधक बना लिया जाता है या उनको खोखला कर दिया जाता है और उनके ऊपर पीओपी करके, अंदर से उसके पिलरों को खोखला करके बाहर से पीओपी करके पेंट करके खूब अच्छा सा एक घर बना करके दिखाया जाता है कि देखो लोकतंत्र कितना खूबसूरत नजर आ रहा है हमारे देश का। हालांकि जो उसकी बुनियाद होती है वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी होती कि जरा सा आप धक्का दे दिए गिर जाएगी। वो फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी चीज मानी जाती है कि आप आइए फोटो खींचिए, चीजें करिए, थोड़े दिन रहिए चले जाइए, फील गुड फैक्टर देने के लिए होता है। लेकिन इंटरनल उसकी जो डेप्थ होती है, उसकी बुनियाद होती है, वो खोखली हो सकती है। तो हम शून्य डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। जिस तरीके से विपक्षी दलों को एक तरफा आप कार्रवाई कर रहे हैं, एक तरफा आप जो उनके खिलाफ नैरेटिव सेट कर रहे हो, एक तरफा मीडिया का पूरा एजेंडा और प्रोपेगेंडा उन्हीं की तरफ रहता है। उसके बाद आप देखिए अधिकारियों की जिस तरीके से कार्रवाई है वो बिल्कुल सिलेक्टिव कार्रवाई है कि विपक्षी दलों पर, और जो आपकी जुडिशरी है उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। लगातार पहली बार इस देश के अंदर हुआ, 4 सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आकर के निकल के कहते हैं कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उसको भी एक्सेप्ट करने, कुतर करने के लिए आप कहीं पर भी कुतर कर लेना आकर। तो डेमोक्रेसी के लिए तो खतरा है। तो कुल मिलाकर के अभी जो देश में हालात बने हुए हैं, और जिस तरीके से खास करके हम जब ये बात कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो है राजनीति थोड़ी सी और बदली है, और दिन भर टीवी स्क्रीन पर यही सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। असल मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं हटे हुए हैं, आंखों से ओझल हैं, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। अब चुनाव भी नज़दीक है, और चुनावी नज़दीक आने के बाद से ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से बढ़ी है उसको लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि अब संजय सिंह को जमानत मिल गई है, और कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के अंदर वो आत्मविश्वास आया होगा, वो उम्मीद जगी होगी, वो ताकत मिली होगी कि उनके बड़े नेता अब जेल से बाहर आ गए हैं, तो वो आगे बढ़ करके अपनी पार्टी को मजबूती से और शायद आगे बढ़ाएं और चुनाव में एक मजबूती से आगे बढ़ें। तो हम लोगों ने आज जवाद साहब के साथ इसी मुद्दों पर बातचीत की, हमने देश के हालात के बारे में बातचीत की। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।